हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे फ्रीजर डोर डैमेज की, खास तौर से ओवर फ्रॉस्टिंग की वजह से। तो इस पैटर्न के ऊपर हम लोग फीडबैक से लेके और रिपेयरिंग ऑफ डिफेक्ट तक पूरा सिस्टमेटिक वे में बात करेंगे। अब कस्टमर जब कंप्लेंट करता है तो वो बोलता है कि फ्रीजर में ओवर फ्रॉस्टिंग हो रही है, रेफ्रिजरेटर में लो कूलिंग हो रही है, फ्रीजर में जगह भी कम हो गई है, और जब ओपन करते हैं तो डोर ठीक से खुलता नहीं है या टूट जाता है। हम लोग इस पैटर्न के ऊपर पूरी टेस्टिंग करेंगे। क्या सवाल पूछना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो डिफ्रॉस्टिंग पैटर्न के बारे में बात करेंगे ताकि पता लग सके कि प्रॉपर डिफ्रॉस्टिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। किस तरह से सामान कस्टमर ने रखा है, थोड़ी सी उसकी जानकारी, कैसे वेजिटेबल्स रखी हैं। ऐसा तो नहीं है कि कहीं से हवा बहुत सारा मॉइस्चर लेके अंदर जा रही हो। मे बी ऊपर फैन हो सकता है, डायरेक्ट एयर कूलर सामने हो सकता है। डोर की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, गैस्केट प्रॉपर आपकी जगह पे है। बहुत ज़्यादा डंप जगह पे किचन में या बहुत ज़्यादा ह्यूमिड जगह के ऊपर हमारा रेफ्रिजरेटर तो नहीं रखा है। डोर ओपनिंग बहुत ज़्यादा नहीं है। कमर्शियली यूज़ तो नहीं हो रहा है। छोटी-छोटी चीज़ें अगर हम पता कर लेते हैं कस्टमर से, तो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है। अब अगर हम देखें कि क्या-क्या वजह हो सकती है, जबकि डोर हमारा डैमेज हो रहा है, खास तौर से फ्रीज़र का डोर। तो डिफ्रॉस्टिंग अगर प्रॉपर नहीं है, एयर कंटिन्यूअसली हमारे रेफ्रिजरेटर में इंटर हो रही है, एम्बिएंट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, डोर ओपनिंग बहुत देर तक और बहुत ज़्यादा होती है, गर्म सामान तो अंदर नहीं रख रहा है, गैसकेट तो नहीं खराब हो गया है। तो अगर हम एक प्रॉपर वे में सिस्टमेटिकली चीज़ों को चेक करते हैं तो प्रॉब्लम इजीली हमको मिल जाती है और हम उसको सॉल्यूशन दे सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो हमेशा की तरह दोस्तों, हम लोग इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल यूसेज और एनवायरमेंटल कंडीशंस को ज़रूर देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे सेंसर्स हो सकते हैं, पीसीबी हो सकती है, मैकेनिकल में थर्मोस्टेट हो सकता है, गैस्केट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। यूसेज में किस तरह से सामान अंदर रखा है, क्या डोर ओपनिंग है, कमर्शियल यूज़ तो नहीं है, थर्मोस्टेट की सेटिंग क्या है, ओवरलोडिंग तो नहीं है, डिफ्रॉस्टिंग सही वक़्त पे हो रही है कि नहीं हो रही है। एनवायरमेंटल कंडीशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ख़ास तौर से डिफ्रॉस्टिंग को देख के। हाई ह्यूमिडिटी तो नहीं है वहाँ पे, प्रॉपर सर्विसिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, डायरेक्ट एंट्री हवा की तो नहीं है। तो ये चीज़ें हम लोग चेक करते चलेंगे। अब यहाँ पे आपको एक सिस्टमैटिक तरीका दिया है कि क्या-क्या हम चेक करें और क्या उसमें हम सॉल्यूशन दें, अगर प्रॉब्लम मिलती है तो। तो थर्मोस्टेट की चेकिंग प्रॉपर करेंगे, खुले बर्तन तो नहीं रखे हैं, कमर्शियल यूज़ तो नहीं हो रहा। दोस्तों, अपना रेफ्रिजरेटर जो है वो नॉर्मली डोमेस्टिक यूज़ के लिए है, कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं है। सेंसर्स को चेक करेंगे, सेंसर की लोकेशन को देखेंगे, चाहे वो थर्मोस्टेट का सेंसर हो, चाहे हमारे इलेक्ट्रॉनिक थर्मोस्टेट का सेंसर हो। पीसीबी, जो हमारी पोटेंशियो पीसीबी होती है, जो थर्मोस्टेटिक कंट्रोल को कवर कवर करती है। डायरेक्ट एयर एंट्री देखेंगे, मेन डोर के गैप्स देखेंगे, बहुत ज़्यादा ओपनिंग तो नहीं है, रैश तो नहीं है डोर, गैस्केट प्रॉपर बैठ रहा है। और अगर चीज़ें ओके मिलती हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर प्रॉब्लम मिलती है तो हम उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। तो दोस्तों, इसको आप लोग पढ़ के देख सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी तो हमेशा ठीक होना चाहिए, फेस राइट में, लेफ्ट में न्यूट्रल, ऊपर अर्थिंग। और अर्थिंग और न्यूट्रल में कोई सप्लाई नहीं होना चाहिए। जो सप्लाई फेस न्यूट्रल में मिल रही है, सेम सप्लाई आपको फेस और अर्थ में भी मिलना चाहिए। प्रॉपर टूल्स होंगे तो हमेशा आसानी से आप चीजों को चेक कर सकेंगे। थर्मोमीटर तो एक रेफ्रिजरेटर टेस्ट करने वाले के पास बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, होना ही चाहिए। प्रॉपर मल्टीमीटर हो, अच्छी क्वालिटी का, चीजों को अगर हम संभाल के रखेंगे तो बहुत दिनों तक हमारे साथ रहती है। इसी तरह से प्रॉपर टूल्स होना चाहिए। अब हम फ्रीजर की कंडीशन देखेंगे। यहाँ पे देखिए कंडीशन दिखाई गई है, क्या है, ओवर फ्रॉस्टिंग है। डोर जब ये हमारा ओपन होता है, तो जब ओपन होता है तो उसका एक पोर्शन अगर आइस को टच कर रहा और आइस सॉलिड हो जाती है, तो फिर यहाँ से ऊपर से पिन टूटने के या नीचे से पिन टूटने के चांसेस हो सकते हैं। हो सकता है इसका ब्रैकेट भी ब्रेक हो जाए। तब यहाँ पे वो कंडीशंस दिखाई गई हैं जो एक्सेसिव आइस डेवलप करती हैं, क्योंकि ये सारा मॉइस्चर, चाहे वो मिल्क से हो, चाहे खुली तरकारियों से हो, चाहे कुछ हमने खाने पीने की चीजें लिक्विड में खुली रखी हैं, बॉटल्स खुली हुई हैं, ये सब जो है वो हमारे फ्रीजर पे आइस का फॉर्मेशन एक्सेस करते हैं। फ्रॉस्टिंग ज्यादा होती है, उसकी वजह से एरिया कम हो जाता है, कूलिंग कम हो जाती है, क्योंकि जो बेसिक प्लेट से कूलिंग डेवलप हो रही है
उसको ये आइस जो है वो कवर अप कर लेती है। इसी तरह से अगर गैस्केट फटा हुआ है, गैस्केट ठीक से बैठ नहीं रहा है, पेपर की मदद से आप चेक कर सकते हैं। पेपर जब भी आप अंदर डाल के खींचेंगे, थोड़ा फँस के निकलना चाहिए। तो गैस्केट की टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे पूरे तरीके से गैस्केट डैमेज हो गया है। तो क्या होगा, इससे एयर की एंट्री होगी, कूलिंग का लॉस भी होगा, और जब एयर जाएगी, मॉइस्चर लेकर जाएगी, तो ओवर फ्रॉस्टिंग भी होगी। जो एक पैटर्न है फ्रॉस्टिंग का, एक सर्टेन टाइम में फ्रॉस्ट होना चाहिए और उसको डिफ्रॉस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर ये कंडीशंस है कि गैसकेट खराब है, तो ज्यादा फ्रॉस्टिंग होगी, क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी में एयर अंदर जाएगी और गर्मियों का मौसम है, तो कूलिंग भी लीक होगी। इसी तरह से एयर के और एंट्रीज के पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों। एक तो गैस्केट हो सकता है, अंदर लाइट तो ऑन नहीं है, थोड़ा सा गैस्केट खोल के हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि डोर बंद होने पर लाइट को ऑफ होना ही चाहिए। जो ड्रेन का हमारा पॉइंट है, जो पाइप हमारा ड्रेन में आता है, उसमें या तो ड्रेन कैप लगी हो, नहीं तो यू बेंड इस तरह का होना चाहिए। अभी सक्शन लाइन जो है काफी रेफ्रिजरेटर्स में इनसाइड होती है, तो जहां से सक्शन लाइन इंटर होती है, यहाँ पे पैकिंग दी रहती है रबर की, या कोई ना कोई इसमें यहाँ पे क्लोज करने के लिए ऑप्शन दिया रहता है। लेकिन अगर ये ओपन हो गया है और हमारा एक नॉर्मल फ्रॉस्ट फ्री है, या नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में भी यहाँ से एयर अंदर खींचेगी, एयर अंदर जाएगी, तो क्या होने वाला है, एक्सरसाइज फॉर्मेशन होगी दोस्तों। यहाँ पे आपको एक थर्मोस्टेट की सेटिंग दिखाई जा रही है, किस मौसम में क्या थर्मोस्टेट सेटिंग रखना चाहिए। विंटर में मिनिमम के आसपास, मानसून में भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। स्प्रिंग्स में, समर्स में हमें मिनिमम टू मैक्सिमम थर्मोस्टेट दिया ही इसीलिए जाता है कि डिफरेंट डिफरेंट मौके पर आप उसकी डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स कर सकें। तो ये सेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देखिए विंटर में खास तौर से ओवर आइसिंग होती है। कब होती है, जब हमने टेम्परेचर बहुत बढ़ा के रखा हुआ है। तो दोस्तों टेम्परेचर का कंट्रोल करेंगे, कंट्रोलिंग के लिए आपके पास एक सिस्टम दिया हुआ है। प्रॉपर डिफ्रॉस्टिंग नहीं होती है, टाइमली डिफ्रॉस्टिंग नहीं होती। कई बार क्या होता है, यहाँ के ऊपर एक रेड कलर का ऑप्शन दिया रहता है, सिर्फ ये इंडिकेट करने के लिए कि जब ये आइस से कब कवर हो जाए, या 5 mm 7 mm आइस हो जाए, तो आपको डिफ्रॉस्टिंग करना चाहिए। डिफ्रॉस्टिंग से दो बड़े फायदे होते हैं। नंबर वन, यहाँ का स्पेस बढ़ जाता है। नंबर टू, कूलिंग इफेक्ट भी आपके रेफ्रिजरेटर में बढ़ जाता है, कंप्रेसर की लाइफ भी सेफ रहती है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक अगर हमारा थर्मोस्टेट है, तो उसमें सेंसर होगा, थर्मिस्टर होता है, एनटीसी सेंसर होता है, इसको भी हमको टेस्ट करना आना चाहिए। प्रॉपर मल्टीमीटर है, तो आप ये सेंसर आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे सेंसर के किलो ओम्स में रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। इन टेम्परेचर्स पे, इन मॉडल्स में सेंसर का रेजिस्टेंस आपको इतना मिलना चाहिए। क्योंकि एनटीसी होते हैं, तो गर्म करने पर रेजिस्टेंस रिड्यूस होगा, ठंडा करने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा। हमारे रेफ्रिजरेटर्स में नॉर्मल थर्मोस्टेट भी हो सकता है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करना चाहिए। नॉर्मल कंडीशंस में इसको कंटिन्यूटी दिखाना चाहिए। जब ये टेम्परेचर इसमें कूलिंग आ जाती है, फ्रीजर में कूलिंग आ जाती है, टेम्परेचर सर्टेन लिमिट से नीचे चला जाता है, जैसी भी इसकी डिजाइन है, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं रहती है। ये कंप्रेसर को ऑन और ऑफ करने का है। लेकिन अगर ये लगातार कंप्रेसर को ऑन रख रहा है, तो भी ओवर आइसिंग हो सकती है। तो हम क्वांटिटी मीटर से आराम से इसकी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। थर्मोस्टेट की टेस्टिंग बहुत ईजी है। हमारे थर्मोस्टेट में अलग अलग टेम्परेचर रेंजेस होते हैं। ये टेम्परेचर रेंज नॉर्मली आपके फ्रीजर को -6-7 डिग्री से लेके -20-21 डिग्री तक टेम्परेचर हम मेंटेन कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसका कट इन और कट आउट, मतलब जब ये कंप्रेसर को स्टार्ट करता है कट इन, जब कंप्रेसर को ऑफ करता है दैट इज कट आउट। एवरेज जो है वो 8 डिग्री का डिफरेंशियल हमारे इस वाले थर्मोस्टेट में रहता ही रहता है। मतलब -8 पे कट करेगा तो नीचे जाके स्टार्ट देगा, -16 पे कट करेगा तो फिर नीचे जाके स्टार्ट देगा। 8 डिग्री का डिफरेंशियल की बात कर रहे हैं, तो -18 पे कट कर रहा है, तो -10 डिग्री पे ये कंप्रेसर को ऑन करेगा। -16 पे कट कर रहा है, तो -8 डिग्री पे ये कंप्रेसर को ऑन करेगा। तो सभी थर्मोस्टेट्स का एक रेंज होता है और डिफरेंशियल होता है। डिफरेंशियल मतलब कट आउट और कट इन के बीच का डिफरेंस। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे थर्मोस्टेट के सिस्टम्स होते हैं, जो हमारी पोटेंशियोमीटर है, पीसीबी का पार्ट है, उसको भी हमको टेस्टिंग आना ही चाहिए।
तो यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, नॉब को मैक्सिमम पे रखेंगे तो फर्स्ट फर्स्ट और लास्ट पॉइंट पर 5 वोल्ट ग्राउंड और 5 वोल्ट लिखा हुआ है वहां पे, उसके बीच में सप्लाई मिलना चाहिए। सेकेंड प्रोसीजर हम लोग थर्मोस्टेट की मतलब इसकी पोटेंशियोमीटर की, जो ये इलेक्ट्रॉनिक थर्मोस्टेट है, नॉब को मिनिमम पे रखेंगे और फर्स्ट और लास्ट में देखेंगे तो 4.95 या 5 वोल्ट डीसी आपको मिलना चाहिए। तो यहाँ पे भी 5 वोल्ट डीसी, मैक्सिमम पे भी और मिनिमम पे भी 5 वोल्ट डीसी मिलना ही चाहिए। यहाँ पे भी आपको टेस्टिंग प्रोसीजर दिया हुआ है, अलग अलग पॉइंट्स में हम लोग चेक कर सकते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम पे डीसी वोल्टेज आपको यहाँ पे मिलेगा, ये डीसी वोल्टेज का रिडक्शन मिलेगा आपको जब आप नॉब को टर्न करेंगे मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ। तो इस तरह से हम लोग दोस्तों अपने इलेक्ट्रॉनिक थर्मोस्टेट को भी चेक कर सकते हैं। तो बात हम लोग कर रहे थे ओवर आइसिंग की, डोर के ब्रेकेज की। तो अगर आपने सीख के समझ के ट्रेनिंग लेके काम किया है तो कभी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, और सोल्यूशन तो दोस्तों हर चीज का है।